नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के समुच्चय अध्याय की। इस समुच्चय अध्याय में हमारी जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे। प्रश्नावली 1.4 है। अब देखिएगा, इस प्रश्नावली की जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, हमारा जो प्रश्न क्रमांक 6 है ना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, है ना। हालांकि आप जब भी इस लेक्चर को देखें, आप अपनी किताब को पास में रखें ताकि आपको दोनों ही चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 में हमें बोला गया है, यदि ए जो है वो एक समुच्चय दे रखा है, बी भी एक समुच्चय दे रखा है, सी बी और डी बी, चार हमें समुच्चय दे रखे हैं। अब हमें ज्ञात करना है एक एक करके। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहला हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी का मान, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो देखिएगा, ए और बी में जो उभयनिष्ठ आएगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो देखिए 3, 5, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, 13। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? उभयनिष्ठ 7, 9 और 11। ये बात समझ में आई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है जी। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 इसमें उभयनिष्ठ है। दूसरा में बोला गया है बी इंटरसेक्शन सी, है ना। बी इंटरसेक्शन सी का मान। तो बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आएगा? बी और सी में उभयनिष्ठ, तो 7, 9, 11, 13, 11, 13 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 11, 13 आएगा, ठीक है जी। 11 और 13 क्लियर है। अब इसका तीसरा भाग हमें बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन हमें डी बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात इसका इंटरसेक्शन किससे करेंगे? डी से करेंगे। कभी भी इस तरीके की 3 दे रखे हों, पहले 2 का इंटरसेक्शन ज्ञात करो, उसके बाद में हम क्या करेंगे? तीसरे का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान। तो ए और सी में उभयनिष्ठ हमें इंटरसेक्शन के फॉर्मेट में लेना है। तो देखिएगा, ए और सी में तो 3, 5, 7, 9, 11 और 11, 13, 15। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? केवल 11 आ रहा है। तो इसका आंसर केवल 11 होगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम डी से। तो देखिएगा, डी और 11 है ना, डी में कितना है? 15 और 17 है, और इसमें केवल 11 आया है। तो हम देख सकते हैं कि 15, 17 और 11 में उभयनिष्ठ जो है वह कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? रिक्त समुच्चय आएगा। आप इसको फाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर चौथा भाग आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है। तो चौथे का आंसर ए इंटरसेक्शन सी, है ना। इसका मान क्या आएगा? केवल 11 के बराबर आएगा। इसके पश्चात पूछा गया है, ये हमने कर लिए हैं 1, 2, 3, 4। अब पांचवा देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी का मान। तो बी में क्या मान है? 7, 9, 11, 13 और 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15, 17 में कुछ भी नहीं आ रहा उभयनिष्ठ, तो फाई आएगा। तो हम बोल सकते हैं पांचवा अर्थात बी इंटरसेक्शन डी का जो मान आएगा वह किसके बराबर आएगा? फाई के बराबर आएगा। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान। तो अब इसमें हम देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये आसान है, एक एक करके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, आपके पास ये छठा क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान किसके बराबर आएगा? उसके लिए सबसे पहले हमें बी यूनियन सी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी कितना आएगा? देखिएगा, बी और सी का यूनियन लेना है। तो 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15। तो हमारे पास कितना आएगा? 7, 9, 11 और 13, है ना। और लास्ट में एक 15 जो है वो भी इसमें यूनियन में सम्मिलित होगा। अब ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए है अपने पास 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे 7, 9, 11 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3, 5, 7, 9, 11, है ना। इसका इंटरसेक्शन करना है 7, 9, 11, 13 और 15 से, ठीक है जी। तो अब क्या होगा? यहाँ से इंटरसेक्शन करने पर 3, 5, 7 और यहाँ पर 7, 9, 11, 13 आ रहा है ना। तो उभयनिष्ठ कौन कौन से आ रहे हैं? अभी एक तो आ रहा है अपने पास 7 आ रहा है, एक उभयनिष्ठ 9 आ रहा है, एक उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7, 9, 11, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन डी का मान, ए में कितने हैं? 3, 5, 7, 9, 11 और उसमें 15, 17। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन जो डी आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? फाई के बराबर। चलिए भाई अगला देखते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान आसान से।
देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और डी कर देते हैं है ना। तो ए का इंटरसेक्शन करना है तो सबसे पहले बी का यूनियन कर देते हैं डी से, तो 7 9 11 13, 7 9 11 और 13 है ना। और डी कितना है भाई अपने पास 15 17 है, तो ये अपने पास 15 और 17, ठीक है। अब ए से इंटरसेक्शन करना है तो ए में कितने 3 5 7 9 11 हैं, तो यहाँ से 3 5 7 9 और 11, ठीक है। इसका हमें इंटरसेक्शन करना है किससे, इस पूरे से करना है, तो ये अपने पास कितना है 7 9 11 13 और 15 और 17, ठीक है। अब इसमें उभयनिष्ठ कितना आ रहा है 7 9 11 7 9 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 9 और 11, ठीक है जी। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। तो हमने इस तरीके से ये प्रश्न भी किया, ये प्रश्न भी किया। अब हम बात करते हैं 9वें और 10वें सवाल की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 9वां और 10वां ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हटा देते हैं, ओके। देखिएगा अब अगला जो है हमारा वो क्या है, 9वां सवाल। 9वें सवाल में हमें बोला गया है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और हमें इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से, है ना, बी यूनियन सी से। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 5 7 9 11 में 7 9 11 13, तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 7 9 और 11, ये अपने पास आ जाएगा 7 9 11, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से, तो बी के पहले सारे अवयव लिख लेता हूँ 7 9 11 और 13 है ना, और सी में कितने 11 13 और एक एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब इन दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 7 9 और 11, ठीक है जी। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट 10वां पार्ट देखते हैं, है ना, बहुत आसान आसान सा है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं है। 10वां पार्ट है हमारे पास क्या, ए यूनियन डी, है ना, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें दिमाग वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन हैं और सिंपल से क्वेश्चन का हमें क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है ए यूनियन डी, ए का और डी का यूनियन करना है, तो ए है अपने पास कितना 3 5 7 9 11, है ना, और डी कितना है भाई 15 17 है, तो 15 17 20 में आ जाएगा। चलिए भाई अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से। बी और सी का यूनियन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बी और सी का यूनियन कितना है 7 9 11 13, तो ये आ जाएगा 7 9 11 और 13, ठीक है। और बी का यूनियन करना है सी से, तो 11 13 15 है, तो 11 13 आ चुका है, ओनली 15। अब इसमें उभयनिष्ठ देखना है 7 9 11, 7 9 11 इसमें, तो 7 9 11 आ जाएगा, 7 9 और 11, ठीक है। फिर कितना 13 15, 13 नहीं है, केवल 15 है, तो केवल यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न क्रमांक 6 को जो है वो कंप्लीटली क्या कर लिया है, हल कर लिया है, ठीक है जी। बात समझ में आई भाई आप सभी को, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है उसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है ना। प्रश्न क्रमांक 7 में बोला गया है ए अपने पास एक प्राकृत संख्या है ना, ए जो है एक समुच्चय है x का, जहां पर x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है, ठीक है। b जो है अपने पास एक समुच्चय है x का, जहां पर x जो है वह सम प्राकृत संख्या है। क्या है भाई, प्राकृत तो है, क्या है सम प्राकृत संख्या, ठीक है। चलो बढ़िया बात है भाई, है ना, सम प्राकृत संख्या। अब c की बात करते हैं, तो c एक समुच्चय है x का, ठीक है, जहां पर x एक विषम प्राकृत संख्या है, x जो है वह विषम प्राकृत संख्या, बढ़िया बात है, विषम प्राकृत संख्या। यहां तक ठीक है भाई, जो हमें दे रखा था प्रश्न में हम उसको लिख रहे हैं। d जो है वह समुच्चय x का, और x क्या है, एक अभाज्य संख्या, x जो है वह क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। चलिए भाई बढ़िया बात है। अब हमें ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c और b इंटरसेक्शन d और c इंटरसेक्शन d हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a प्राकृत संख्या है, तो उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और मामला चलता जाएगा, ठीक है।
बी एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब 2 4 6 8 10 और ये मामला चलता जाएगा, ठीक है। सी एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब 1 3 5 7 और ये मामला चलता जाएगा। फिर डी की बात करते हैं। डी एक अभाज्य संख्या है, तो 3 आएगा, उससे पहले 2 भी आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा अपने पास 11 आ जाएगा और ये मामला चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब हमें एक एक चीज पूछी गई है। पहला क्या पूछा गया है? पहला पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी का मान, है ना। ए और बी में ए प्राकृत संख्या है और बी जो है वो अपने पास क्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वह हमारे पास सम प्राकृत संख्या ही आएगा, मतलब 2 4 6 8 और 10, ये मामला चलता जाएगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है ना, क्या है, सम प्राकृत संख्या। क्लियर है भाई सभी को। चलिए दूसरा इसमें बोला गया हमें क्या, ए इंटरसेक्शन सी का मान। ए इंटरसेक्शन सी, ए का जब सी से इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने पास क्या है कि विषम संख्या है, 1 3 5 7 और मामला चलता जाएगा, ठीक है। तीसरा केस, तीसरे केस में हमें क्या बोला गया है, क्या कि ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए और डी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं ए प्राकृत संख्या है, डी जो है वो अभाज्य संख्या है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, केवल अभाज्य संख्या ही आएगी। मतलब ए इंटरसेक्शन डी जो आएगा उसमें केवल कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और ये मामला चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। बाकी 3 पार्ट और देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए बढ़िया बात है। अब हम क्या करते हैं, बाकी 3 पार्ट देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, इसमें अगला जो पार्ट हमें दे रखा है वह क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है ना। तो इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है, क्योंकि हमने तो इसका रोस्टर जो फॉर्मेट है वो निकाल लिया है, ठीक है। चलिए देखिए, हमें बोला गया यहाँ पर चौथा पार्ट है ना। चौथा पार्ट क्या है अपने पास, बी इंटरसेक्शन सी है ना। बी और सी का इंटरसेक्शन करना है। तो बी और सी में एक सम है, एक असम है, विषम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि सम और विषम में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता। अगला बात करते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी है ना। बी और डी में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, ये देखिएगा, ये बी और ये डी है ना। तो ये अपने पास सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो केवल और केवल मात्र 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या होती है जो सम होने के साथ साथ में कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। चलिए भाई, इसका अब हम छठा भाग करते हैं। छठे भाग में देखिएगा सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी का मान कितना आएगा, सी हमारे पास ही रहा, डी हमारे पास ही रहा। तो 1 3 5 7, 3 5 7, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, 3 5 7 और 11, ये मामला चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 8वां जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ, है ना। a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट, b माइनस ए वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। देखिएगा यहाँ से उसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनको हटाया जा सके। चलिए अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास जो 9वां प्रश्न है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको 8वां और 9वां दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय में कौन से युग्म जो है वो असंयुक्त है। अब देखिएगा यहां से अपने पास एक वर्ड आया असंयुक्त, है ना। असंयुक्त, असंयुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसजॉइंट, है ना। असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट, है ना। डिसजॉइंट या फिर असंयुक्त क्या होता है, यदि ए समुच्चय और बी समुच्चय का इंटरसेक्शन पाया जाए ना, मतलब दोनों का कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, तो वह क्या कहलाते हैं, असंयुक्त या फिर डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। इसका मतलब हम देखते हैं कि इन समुच्चयों में कौन कौन से समुच्चयों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 4 बोला गया है और दूसरा बोला गया है x एक प्राकृत संख्या है। तो पहला, है ना, पहले में हमें बोला गया है 1 2 3 और 4, है ना। इसका इंटरसेक्शन लेना है, x एक प्राकृत संख्या है और 4 और 6 के बीच की है। 4 भी सम्मिलित है, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा।
अब देख सकते हैं कि क्या इसका इंटरसेक्शन जो है वो 5 आ रहा है क्या, जी नहीं, इसमें उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यह असंयुक्त नहीं है ना, असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इस असंयुक्त होने के लिए हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए दूसरा भाग देखते हैं, है ना। दूसरे भाग में हमें बोला गया है ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो ए ई आई ओ यू, है ना, इसका इंटरसेक्शन करते हैं हम क्या, सी डी ई और एफ से, है ना। तो देखिएगा इसमें कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, जी हाँ, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, ई आएगा ना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं यह भी असंयुक्त नहीं है। चलिए तीसरा भाग देखते हैं हम, ठीक है। x एक सम पूर्णांक है और उसमें बोला गया x एक विषम पूर्णांक है ना, तो आप देख सकते हैं कि x एक सम पूर्णांक का मतलब है 2 4 6 8 और मामला चलता जाएगा। इसका इंटरसेक्शन करते हैं विषम पूर्णांक से 1 3 5 7 और मामला चलता जाएगा। अब आप देख सकते हो क्या सम और विषम में कुछ उभयनिष्ठ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब ये आंसर 5 आएगा। इसका मतलब यह जो समुच्चय है यह क्या है, असंयुक्त समुच्चय है ना, असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन का मान जो होता है वो 5 आता है। फिर से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, दो समुच्चय डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, उनका जो सर्वनिष्ठ आता है वह क्या हो, एक रिक्त समुच्चय हो, ठीक है जी। चलिए भाई यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट को हम हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहां से इसको हल करने के लिए हम यहां से देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है ना। अगले प्रश्न को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, देखिएगा। हमें यहां पर ए बी सी के कुछ मान दे रखे हैं और हमें a माइनस बी ए माइनस सी इन मानों को ज्ञात करना है। मैं इसमें से रैंडमली 2 4 एक उठा कर देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, फिर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले पहला है ना, a माइनस बी ज्ञात करना है। a और b दोनों लिखे हुए हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से वो सारे के सारे अवयव हटा दो जो b में भी हैं, बात समझ में आ रही। तो हमारे पास a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी एक समुच्चय होता है x का, जहां x बिलोंग्स टू a होता है किंतु x डज नॉट बिलोंग टू b होता है ना। a माइनस बी का यह परिभाषा होती है ना, ये परिभाषा होती है। अब देखिएगा a माइनस बी हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये परिभाषा मैंने समझाने के लिए लिखवाई है, हालांकि ये चीज मैं करवा चुका हूं पहले भी। तो देखिएगा 3 6 9 12 15 18 21 में से 4 8 12 16 और 20, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, यहां पर 3 लिखता हूं, चेक करता हूं बी में तो 3 नहीं है, बी में 3 नहीं है मतलब चलेगा। फिर बात करते हैं 6 की, बी में 6 नहीं है, चलेगा। फिर बात करता हूं किसकी, 9 की, बी में 9 नहीं है, चलेगा। फिर बात करता हूं 12 की, बी में 12 है, इसका मतलब 12 को हमें नहीं लेना है, ठीक है। फिर बात करता हूं 15 की, बी में 15 नहीं है मतलब 15 चलेगा। फिर बात करता हूं 18 की, बी में 18 नहीं है, 18 चलेगा। फिर बात करता हूं मैं 21 की, बी में 21 नहीं, 21 चलेगा। चलो मामला यहां पे खत्म हो गया, ठीक है जी। अब अगर मुझे इसी में b माइनस ए करना होता ना, हालांकि ये सवाल है कि नहीं मुझे नहीं पता, जी हाँ चौथा भाग है इसका, ठीक है, b माइनस ए करना होता तो क्या करता, ठीक है। b माइनस ए मतलब b को पकड़ो, है ना, 4 है b में, a में नहीं है, 4 चलेगा। 8 b में है, a में नहीं है, 8 चलेगा। फिर 12 b में है लेकिन a में भी है तो मतलब 12 को नहीं लेना। फिर 16 b में है, a में नहीं है मतलब चलेगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 20 b में है, a में नहीं है तो 20 भी चलेगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और बाकी प्रश्नों को आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हल कर सकते हैं, क्योंकि सारे सवाल यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सो आप इस 9वें प्रश्न के बाकी प्रश्नों में आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पेज है वह कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी इस प्रश्नावली के नेक्स्ट पेज के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में 10वां 11वां 12वां 3 अपने पास जो है वह क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। यहां से हमें यहां से बोला गया है प्रश्न क्रमांक 10वें में बोला गया है x बराबर ABCD है और y बराबर FBDG है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। चलो इसको कर लेते हैं ताकि
एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी x माइनस वाई और इसकी भी, ठीक है। तो 10वें का पहला भाग है ना, हमें x माइनस वाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए x में से y को घटाना है, तो a x में है y में नहीं है, a चलेगा, चलो। फिर b x में है y में भी है, तो b को नहीं लिखना है। फिर c x में है y में नहीं है, c चलेगा। फिर d x में है y में भी है, इसका मतलब हमें नहीं लेना है। चलिए भाई दूसरा y माइनस का x, ठीक है। y माइनस का x कितना देगा, इस बार y के अवे लो f y में है x में नहीं है, f चलेगा, ठीक है। फिर b जो है वो y में है लेकिन x में भी है, नहीं चलेगा। d y में है x में भी है, नहीं चलेगा। g y में है x में नहीं है, मतलब g चलेगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं x इंटरसेक्शन y, है ना, तो देखिएगा इन दोनों का उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, देखिएगा दोनों में उभयनिष्ठ x इंटरसेक्शन a नहीं है, b है, d है, तो इसका क्या आएगा b और d, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न क्रमांक 10वां है वह हल हो गया है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं ना, इसको हटा देते हैं यहां से। 11वें प्रश्न में हमें बोला गया है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। ठीक सवाल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा r जो बनता है वह परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनता है, ठीक है। मतलब वास्तविक संख्याएं जो है वह मिलकर के बनती है परिमेय प्लस अपरिमेय, है ना, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। परिमेय को q से निरूपित करते हैं और अपरिमेय को जनरली t से निरूपित करते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यदि हमने r माइनस का q किया, मतलब वास्तविक संख्याओं में से परिमेय को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना भाई, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए भाई ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे बोला जाता है कि वास्तविक में से परिमेय हटा दो तो क्या बचेंगी, अपरिमेय बचेंगी। चलो भाई ये भी आसान था। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य हैं कि असत्य हैं, उत्तर का औचित्य भी दीजिए। बोला जाता है कि 2 3 4 5 और 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, मतलब ये क्या है, ये है अपना फॉल्स है। फॉल्स क्या है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये असत्य है। ए आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त है, ए इसमें आ रहा है ए इसमें आ रहा है, ये आपका फॉल्स होगा। कारण क्या है, क्योंकि असंयुक्त होने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। 2 6 10 14 3 7 11 15 यह ट्रू है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। चलिए 2 6 10 3 7 11 यह भी आपका ट्रू है, क्योंकि असंयुक्त समुच्चय में इंटरसेक्शन जो होता है वह 5 होता है, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समुच्चय का पूरक, है ना, देखते हैं समुच्चय का पूरक क्या होता है, उसे हम यहां पर समझ लेते हैं। हालांकि मैंने एक बार आपको बताया भी है समुच्चय का पूरक क्या होता है, ठीक है। देखिएगा यहां से समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, है ना, यह क्या होता है, ठीक है। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं यदि A सार्वत्रिक समुच्चय Q, है ना, Q ले लो चाहे U ले लो, U का उप समुच्चय, है ना, उप समुच्चय है, तो हम बोल सकते हैं कि A जो है वो उप समुच्चय U का, तो A डैश जो होता है वो क्या होगा, U माइनस का A होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब सार्वत्रिक समुच्चय U में से अगर A को माइनस कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, A का पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर A के सारे अवयव हटा दिए जाएं तो वह बचा हुआ समुच्चय क्या कहलाता है, उसका पूरक समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं U ले लेता हूं 1 2
3, 4 और 5। मान लीजिए ए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 और 2, तो ए डैश क्या हो जाएगा, 1 और 2 के अलावा यूनियन में जो उपस्थित है, मतलब 3, 4 और 5। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय U में से A के अवयवों को हटाने के पश्चात जो समुच्चय बचता है उसी के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं, गुणधर्म भी देख लेते हैं पूरक समुच्चय संबंधित, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, यदि मैं A का यूनियन करता हूँ A डैश से, है ना, A का अगर मैं यूनियन करता हूँ A डैश से तो हमें मिल जाएगा क्या, U। क्योंकि A को अगर यूनियन करेंगे A डैश से तो A में वह सारे अवयव जो A के हैं, A डैश में वह सारे अवयव जो A के नहीं है लेकिन U में। तो जब जैसे दोनों का यूनियन कर दोगे, जैसा अभी प्रश्न करवाया था 1 2 3 और 1 2 3 4 5 में 1 2 और 3 4 5 दोनों का यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 अपने को प्राप्त होगा। जब A का इंटरसेक्शन A डैश से करते हैं तो आंसर हमेशा आएगा फाई। कहने का मतलब यह है कि किसी भी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय से इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा, क्योंकि A में तो वह अवयव जो A के हैं और A डैश में वह अवयव जो A के अलावा है। तो A के अलावा और A के अवयव में जब उभयनिष्ठ लेंगे तो फाई आएगा। जैसे मैं बोलूं अगर n जो है वह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं A जो है वह सम प्राकृत संख्या है और B जो है वह क्या है, विषम प्राकृत संख्या है ना। तो हम बोल सकते हैं कि A और B एक दूसरे के क्या है, पूरक है। A और B का यूनियन करोगे तो n आएगा और इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि समुच्चय के पूरक जो होते हैं वह हमेशा असंयुक्त समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं भाई, असंयुक्त समुच्चय। अगर कोई बोले कि किसी समुच्चय के या फिर दो समुच्चय जो कि एक दूसरे के पूरक हैं तो क्या वह असंयुक्त होंगे कि नहीं होंगे, डिसजॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, उसी से संबंधित उदाहरण दे रखे हैं जो कि हमें बोला जाता है। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्नावलियों पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रश्नावली समझ में आ गई तो बाकी मामला भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली हमारी 1.5 है। एक्चुअल में इस चैप्टर में प्रश्नावलियां ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक एक करके सभी को कंप्लीट करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। चलिए पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में हमें बोला गया है u का कुछ मान दे रखा है, a और b दे रखा है और c भी दे रखा है, तो हमें a डैश ज्ञात करना है। तो देखिएगा a डैश जो होगा वह a के अलावा u में, तो a में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 को छोड़ करके u में कितना है भाई 5 6 7 8 और 9। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके पश्चात दूसरा में बोला गया है b डैश का मान, है ना, दूसरा बोला गया है b डैश का मान। तो b के अलावा जो u में 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को छोड़ करके मतलब 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और कितना आएगा भाई अपने पास 9 आएगा, ठीक है। ये अपने पास b डैश का मान। चलिए a यूनियन b का होल डैश है ना, ये तीसरा a यूनियन b का होल डैश है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें a यूनियन b ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। a यूनियन b ज्ञात करना पड़ेगा मतलब a का b से हम यूनियन करते हैं। देखिएगा a का b से हम यूनियन करते हैं तो देखिए a यूनियन b पहले कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास कितना, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे ना, 2 4 आ चुका है, 6 और 8 आ जाएगा। चलिए भाई ठीक है, ये तो अपने पास a यूनियन b आया। अब a यूनियन b के डैश का मतलब है कि a यूनियन b के अलावा, a यूनियन b के अलावा जो आपके u में स्थित है वही हमारा आंसर होगा। तो a यूनियन b के अलावा देखिए 1 2 3 4 6 8 के अलावा 1 2 3 4 मतलब 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और 6 और 8 है मतलब 7 आएगा और 9 आएगा। ये बात समझ में आई आपको, है ना। तो तीसरा पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा है अपने पास तीसरा पार्ट a यूनियन c का डैश है ना, तो ये अपने पास क्या है, इसे हम चौथा कर देते हैं, ठीक है।
और तीसरा अब ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए यूनियन सी का हमें डैश लेना है, तो सबसे पहले ए यूनियन सी तो देखें क्या है ना, ए यूनियन सी देखते हैं, है ना। ए यूनियन सी का मतलब ए का यूनियन करना है सी से, तो ए यूनियन सी कितना देगा, ए में 1 2 3 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 1 2 3 और 4। सी में कितना है 3 4 5 6, तो बचा हुआ 5 6 आ जाएगा। चलिए भाई, है ना। अब हमें करना क्या है, ए यूनियन सी का डैश ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कितना बचा है, 7 8 और 9 बचा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 8 और 9, ठीक है जी। अब ए डैश का डैश है ना, ध्यान दीजिएगा, ए डैश का डैश, ए के पूरक समुच्चय का पूरक जो होता है वो ए ही होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा ए। ध्यान दीजिएगा, ए के डैश का डैश जो होगा वह हमारा क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा। ए डैश का मतलब ए के अलावा उसमें उपस्थित अवयव, और ए डैश के डैश का मतलब है कि ए के अलावा उपस्थित समुच्चयों में जो अपने को प्राप्त होगा उसके अलावा वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए डैश का डैश ए होता है, तो हमारा आंसर ए आएगा। फिर बोला जाता है बी माइनस सी का डैश, है ना। तो सबसे पहले बी माइनस सी तो ज्ञात कर लें, है ना। यह प्रश्न कौन सा है अपना, 5वां, है ना। ये प्रश्न है 5वां, ये ध्यान रखना भाई, ए डैश का डैश जो होता है वो ए ही होता है ना। अब देखते हैं बी माइनस सी का डैश, तो बी माइनस सी कितना आ रहा है भाई, ध्यान दीजिए, बी में से सी को माइनस कर रहे हैं, तो 2, इसमें 2 नहीं है तो 2 चलेगा, ठीक है। फिर 4, इसमें 4 पड़ा है नहीं चलेगा, 6 पड़ा है नहीं चलेगा, 8 चलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका डैश ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिएगा, b माइनस सी के डैश का मतलब है कि b माइनस सी जो प्राप्त हुआ है 2 8 उसके अलावा, तो 2 8 के अलावा क्या बचा भाई, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा और 9 बचा। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई इसको हटा देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न में हमें क्या बोला गया, अगले प्रश्न में हमें बोला गया है, हमें एक u दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूसरे का पहला भाग मतलब यहां पर a हमें दे रखा है, मैं डायरेक्ट a डैश लिख रहा हूं। ए बी सी दे रखा है, तो ए बी सी को छोड़ करके मतलब डी ई एफ जी और एच हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका चौथा एक भाग और करा देता हूं आसान से है। डी डैश का मान है ना, डी कितना है भाई अपने पास, एफ जी एच ए, तो एफ जी एच और ए को छोड़ देते हैं तो कितना बचेगा, बी बच जाएगा, सी बच जाएगा, डी बच जाएगा, है ना, और क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी डैश में। क्लियर है भाई, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान करके, मतलब u जो है वो नेचुरल नंबर मानना है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, पूरक को ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहला आपका, ठीक है, पहले में आपको बोला गया है कि x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। तो हमारे पास इसका पूरक आ जाएगा x एक क्या हो जाएगा, विषम, इसमें सम प्राकृत संख्या बोला गया है तो इसमें आ जाएगा विषम प्राकृत संख्या, है ना। सम आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा विषम प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या में आधी सम होती है आधी विषम होती है ना। मतलब जितनी भी अगर हम प्राकृत संख्या ले लें, ठीक है, तो उसमें सम और विषम मिलकर के तो प्राकृत बनाती हैं। सम संख्या और विषम प्राकृत संख्याएं तो कंप्लीट प्राकृत संख्या बनाती है। तो अगर हमने सम ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा, विषम। दूसरा आपको बोला गया है क्या, x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इस बार आ जाएगा x एक प्राकृत सम संख्या, ठीक है, प्राकृत सम संख्या। क्लियर है भाई, विषम दे रखा है तो सम लेंगे, सम दे रखा है तो विषम लेंगे, ठीक है। तीसरे में आपको बोला गया है क्या, x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसमें हम क्या लेंगे, x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं?
3 का गुणज लेना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो 3 का गुणज नहीं है। x एक अभाज्य संख्या है तो हम लिखेंगे x एक अभाज्य संख्या नहीं है। x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है तो इसमें लेंगे 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है। x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। x एक पूर्ण घन संख्या है तो x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में तो केवल उसमें नहीं ही लगाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं 8वां। ऐसे कभी भी आपको भाषा वाले प्रश्न आए जिसमें बहुत सारी संख्याएं हैं तो आप सिंपल से बोल दीजिए कि 3 का एक धन गुणज बोला गया है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में हम या पूरक में बोल देंगे 3 का एक धन गुणज नहीं है। नहीं लगाते हमारा काम चल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है चलिए अब हम बोल सकते हैं कि अगला x जो है वो x प्लस 5 बराबर 8 है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें बोला गया है कि x प्लस 5 बराबर 8 है। तो अगर x प्लस 5 बराबर 8 है तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 3 को छोड़ करके जितनी भी प्राकृत संख्या है तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू, है ना। x जो है एक प्राकृत संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके। क्योंकि इस समीकरण में x का हल 3 आ रहा है तो इसके पूरक में 3 नहीं आना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, सारी प्राकृत संख्याएं दुनिया की चलेगी लेकिन 3 नहीं चलेगा, तो ये इसका पूरक हो जाएगा। ठीक है चलिए अब इसमें अगला कौन सा दे रखा है, 9वां, है ना। 9वां देखिएगा 9वें में हमें दे रखा है, यहां से मैं हल कर देता हूं, 2x प्लस 5 बराबर किसके किसके दे रखा है, 9 के दे रखा है। तो 2x का मान आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 तो x का मान आ जाएगा 2 के बराबर। इसका मतलब x जो है वो सारी प्राकृत संख्या आएंगी लेकिन x का मान जो है वो 2 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका हल 2 है तो हम 2 को छोड़ करके दुनिया की सारी प्राकृत संख्याएं हम लेंगे। ठीक है जी, अब इसमें 10वां देखिएगा, 10वां असमीका के रूप में, असमीका आपको दे रखी है x का मान 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और मामला आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 को छोड़ करके जो इसके आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा यहां से। इसका आंसर आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं x जो है वो लेस देन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है 7 या 7 से बड़ा, तो हमने क्या ले लिया यहां पर, 7 से छोटा। अगर यहां पर 7 को यहां सम्मिलित है तो यहां पर 7 को सम्मिलित नहीं करना है, बात समझ में आ रही नहीं। और अगर आप सम्मिलन का चिन्ह लगाना ही चाहते हैं तो 7 की जगह क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, बात समझ में आ रही नहीं। 6 या 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, और अगर 7 यहां पर लिखेंगे तो 7 को सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि 7 यहां पर सम्मिलित हो चुका है। चलिए अगला देखिएगा 11वां देखते हैं। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई, है ना, यहां से इसको हटा देते हैं। देखिएगा अगले कॉन्सेप्ट में हमें बोला गया है x एक प्राकृत संख्या है। देखिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं इस बार प्रश्न, x एक प्राकृत संख्या है, साथ ही साथ में 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 इसका मान 10 से बड़ा है ना। इसका मतलब हमारा जो ये मेन पार्ट है उसको एक बार चेक करते हैं। 2x प्लस 1 10 से बड़ा है तो 2x का मान जो होगा वो 9 से बड़ा होगा, तो x का जो मान आएगा वह बड़ा हो जाएगा 9/2 से, है ना, 9/2 से बड़ा हो जाएगा। तो 9/2 से पहली प्राकृत संख्या है ना, 9/2 से, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 से पहली बड़ी प्राकृत संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और ये मामला आपका चलता जाएगा। ये तो अपने पास इसका आंसर आया। अब इसका पूरक समुच्चय अगर हम निकालेंगे, पूरक समुच्चय अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 1, 2, 3 और 4 तक। ठीक है जी, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इसमें है ही, इसके अलावा प्राकृत संख्याओं में क्या है, 1, 2, 3, 4 के बराबर होगा। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक काम करते हैं, यहां से कुछ पूरक समुच्चयों के गुणधर्म दे रखे हैं, उन गुणधर्मों को भी एक बार हम देख लेते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ऊपर ऊपर दे रखे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। क्या दे रखा है यहां से देखिएगा
ये हमें दे रखा है यहां से क्या, देखिएगा पूरक समुच्चयों के गुणधर्म है ना। ये हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहला गुणधर्म ये होता है कि अगर ए का यूनियन ए डैश से करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा आपको सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। ए का यूनियन ए डैश से करोगे तो सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए डैश से करोगे तो हमेशा फाई मिलेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। दूसरा अपने पास है डी मॉर्गन नियम है ना, इसको बोलते हैं द माइवर प्रमेय भी बोलते हैं और डी मॉर्गन भी बोलते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम या का नियम है ना। अब ये नियम क्या है देखिएगा, अगर हमें ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, देखिएगा इसको ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये जो ऊपर डैश दिखाई दे रहा है इससे ए को भी दे दो और बी को भी दे दो। चलो भाई ए को भी मैंने डैश दे दिया और बी को भी मैंने डैश दे दिया, मतलब कुछ परिवर्तन तो हुआ है ना। और परिवर्तन क्या होगा, केवल ये यूनियन जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। देखिएगा ए यूनियन बी का होल डैश दे रखा है, इस डैश को ए को भी देना है बी को भी देना है, तो हम क्या करेंगे, ए को भी दे दिया बी को भी दे दिया, तो यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर इंटरसेक्शन का चिन्ह आ जाएगा। क्लियर है। इसका रिवर्स या फिर इसका जो विलोम है वो भी सत्य होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है ना, अब अगर हमें ए डैश और बी डैश दोनों को देना है, मतलब डैश दोनों को देना है, तो इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। सिंपल सी बात, एक ध्यान रखिए, ऊपर डैश लगा हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा अगर डैश दोनों को देंगे, और अगर इंटरसेक्शन दे रखा है तो डैश दोनों को देने पर इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। अब बोले सर यह प्रमेय सत्यापित कैसे होता है, सिद्ध कैसे होता है? जब आप आगे वेन डायग्राम करेंगे तो उस वेन डायग्राम में मैं आपको डायग्राम की सहायता से इसको सत्यापित करना सिखाऊंगा। और आपका यह प्रश्न भी, विविध का एक प्रश्न भी है कि वेन डायग्राम की सहायता से डी मॉर्गन थ्योरम को सत्यापित करके दिखाइए, ठीक है। तो वहां पर हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अब अगला आता है द्विपूरक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, ये सारी चीजें जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसे वैसे मैं बताता जाता हूं। तो किसी भी समुच्चय के पूरक का पूरक जो होता है वह वही समुच्चय कहलाता है, ठीक है जी। तो ए डैश का जो डैश होगा वह वही समुच्चय कहलाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं, समझा दी ये सारी चीजें। अब देखिएगा हमारे पास एक फाई आता है और एक यूनिवर्सल सेट होता है। अगर हम फाई का डैश करेंगे तो यू आएगा, और अगर हम यू का डैश करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। कहने का मतलब है कि सार्वत्रिक समुच्चय में, सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आएगा, फाई आएगा। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में फाई है तो फाई का पूरक, फाई अपने आप में कुछ भी नहीं होता, तो फाई के पूरक का मतलब होगा कि जितना भी सार्वत्रिक समुच्चय में स्थित है वो सारा के सारे अवयव, मतलब फाई का डैश यू होता है और यू का डैश फाई होता है। यह चीज आपको यहां पर दे रखिए, छोटा सा पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए भाई, यहां तक मेरे हिसाब से सभी को मामला समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, अब हम करेंगे यहां से इस प्रश्न को और देखते हैं हमारे इस पार्ट में कौन सा बच गया। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक चौथा है ना। देखिए चौथा प्रश्न हमें डी मॉर्गन थ्योरम ही सत्यापित करने का बोला गया है। मैंने उदाहरण वहां पर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न क्रमांक चौथा करवाना है। तो देखिएगा हमें सिद्ध करना है चौथे का पहला भाग, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए का यूनियन बी लेकर के फिर उसका डैश करना है। तो मुझे पता है कि ए डैश इंटरसेक्शन क्या आना है, बी डैश आना है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसके दो पक्ष कर लेते हैं ना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें ए यूनियन बी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करोगे, ए बी सब आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूं अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिएगा, ठीक है। हमें यहां से सब कुछ दे रखा है ना। देखिएगा ए दे रखा है क्या, 2 4 6 8। तो सबसे पहले 2 4 6 8 तो लिख ही देते हैं, 2 4 6 और 8, ठीक है। अब बी से यूनियन करना, तो बी में 2 3 5 7 है, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है तो 2 लेना नहीं है, तो 3 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 7 आएगा ना। ये चीज मैं हर बार आपको करवा देता हूं।
अब सबसे बड़ी बात है कि ए यूनियन बी नहीं ज्ञात करना, हमें तो ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है। चलिए भाई, ए यूनियन बी के डैश का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में सार्वत्रिक समुच्चय में जो अवयव है वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ए यूनियन बी का मान कितना आया, 2 4 6 8 3 5 7। तो 2 4 6 8 3 5 7 को छोड़ करके जो बचे है ना, तो क्या बचा, एक तो एक बचा, ठीक है, 3 इसमें आ चुका है, 1 2 3 4 4 5 5 आ चुका है, 6 भी है इसमें, 7 भी है इसमें, 8 और 9, 8 पड़ा है लेकिन 9 नहीं है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 9 जो दो ऐसे अवयव है जो यूनिवर्सल सेट में होगा। चलिए भाई, ए यूनियन बी का डैश निकल गया। अब हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो ए डैश तो निकालू, ए डैश का मान किसके बराबर, देखिएगा, ए के अलावा 2 4 6 8 के अलावा कितना, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। चलिए, बी डैश का मान, बी के अलावा मतलब 2 3 5 7 के अलावा, तो 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 पड़ा है नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1 और 1, बिल्कुल एक उभयनिष्ठ है, ठीक है। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें, इसका मतलब आंसर आएगा इसका भी 1,9, इसका भी 1,9। तो हम क्या करेंगे, बीच की दीवार तोड़ देंगे क्योंकि दोनों बाएं और दाएं पक्ष आपस में बराबर आए हैं, ठीक है। और ये तो बराबर आने ही थी भाई, डी मॉर्गन ने इतनी मेहनत करके ये नियम बनाया है, तो बराबर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जस्ट इसका रिवर्स है, बात समझ में आ रही ना, क्या कैसे रिवर्स है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर। क्लियर है भाई सभी को। अब नेक्स्ट में अपने पास आता है कि उपयुक्त के वेन आरेख की सहायता से इसको हल कीजिए। अब वेन आरेख वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैंने आपको अपनी जो आज की प्रश्नावली, 2 प्रश्नावलियां लगभग कंप्लीट करवा दी है मैंने, क्योंकि ये चैप्टर में प्रश्नावलियां ज़्यादा हैं, समझने का मैटर कम है, केवल और केवल प्रैक्टिस का मैटर है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी प्रश्न मैंने किसी पार्ट में कोई प्रश्न आपको छुड़वाया है जानबूझ के, ताकि आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर चुके। लेकिन मैंने कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन छुड़वाया नहीं है जिसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट लगता हो। कॉन्सेप्ट सारे करवाए हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो जानबूझ करके आपको करने को दिए हैं, ताकि आपकी भी इस चैप्टर संबंधित प्रैक्टिस पूरी हो सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।